राधे क्लासेज रिंगस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर से वेटनरी एनाटॉमी का एक छोटा सा विषय लेंगे। हड्डियों के प्रकार या अस्थियों के प्रकार, या अपन कह सकते हैं टाइप्स ऑफ बोन, जिनको हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स। अस्थियों के प्रकार कि अपने शरीर में कितनी प्रकार की अस्थियां होती हैं, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। बहुत बार परीक्षाओं में इससे सवाल आते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए। शुरुआत से हम करते हैं लॉन्ग बोन्स। तो सबसे पहला प्रकार है प्यारे बच्चों लॉन्ग बोन्स, अर्थात लंबी अस्थियां। और लंबी अस्थियों से भी बहुत बार सवाल आता है कि शरीर की, जंतुओं के शरीर की, गाय भैंस भेड़ बकरी की सबसे लंबी अस्थि का नाम क्या है। तो लॉन्ग बोन्स का मतलब क्या है, पहले मैं समझा दूं प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे लॉन्ग बोन्स के 3 भाग होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये एक लॉन्ग बोन है जिसके 3 भाग होते हैं। ये भाग कहलाता है एपीफाइसिस। दूसरा ये गला जो है, इस हड्डी का गला, ये कहलाता है मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस। और तीसरा ये भाग कहलाता है डायाफाइसिस। अब ये तो मेटाफाइसिस ही है और ये भी एपीफाइसिस है। तो आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, ये एपीफाइसिस इस लॉन्ग बोन में 2 हैं, मेटाफाइसिस भी 2 हैं, लेकिन डायाफाइसिस सिर्फ 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब एपीफाइसिस में क्या रहता है, आपको याद रहना चाहिए, रेड बोन मेरो। मैं बाद में और डिटेल से संयोजी तक पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। इस लॉन्ग बोन की एपीफाइसिस में ही रेड बोन मेरो भरा होता है, और इसी रेड बोन मेरो से रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज का निर्माण होता है। और आरबीसीज के निर्माण के लिए किडनी से स्रावित होने वाला इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन चाहिए, और इसीलिए आरबीसीज के निर्माण की प्रक्रिया को हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। यह मैं रक्त वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। अब अपने को समझना क्या है इसमें कि ये जो लंबी अस्थियाँ हैं, इसका मैंने फिगर बनाया। इनमें से देखिए, सबसे पहला नाम बहुत ही फेमस, फीमर। ये गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता सबकी लॉन्गेस्ट बोन है, सबसे लंबी अस्थि है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। तो इसका नाम क्या है, फीमर, जो कि पश्चपाद में पीछे वाले पैर में पाई जाती है, जांग में, पीछे वाले पैर के जांग वाले स्थान में पाई जाती है। इसके बाद में आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, स्टर्नम। स्टर्नम, और ये मुर्गे की सबसे लंबी अस्थि है। आपको पूछ लिया जाए मुर्गे की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो फीमर जवाब नहीं देना आप। अगर आपको पूछ लिया जाए स्पेशली कि मुर्गे में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो आपको फीमर नहीं जवाब देना है, उसका जवाब है स्टर्नम। और अगर स्टर्नम ऑप्शन में नहीं हो तो आपको जवाब देना है टीबियो टार्सस। ये उपांगीय कंकाल की, मुर्गे के उपांगीय कंकाल की सबसे लंबी अस्थि है। उपांगीय कंकाल का मतलब आप समझना, अग्रपाद व पश्चपाद, आगे वाले पैर और पीछे वाले पैरों को हम बोलते हैं उपांगीय कंकाल। तो अग्रपाद या पश्चपाद की हम बात करें मुर्गे में, तो सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, टीबियो टार्सस। लेकिन पूरे शरीर की सबसे लंबी पूछा जाए तो मुर्गे में कौन सी है, स्टर्नम। और स्टर्नम ऑप्शन में नहीं हो तो फिर उपांगीय कंकाल में जो सबसे लंबी अस्थि है वो जवाब देना पड़ेगा, और उसका नाम है टीबियो टार्सस। तो आपको ये याद रहना चाहिए। इसके बाद में प्यारे बच्चों ह्यूमरस भी एक
रेडियस, टीबिया, ये सभी अस्थियां क्या हैं? मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, ये सभी हैं लंबी अस्थियां। फिर दूसरा प्रकार क्या है? इसका उल्टा, शॉर्ट बोन्स, यानी छोटी अस्थियां जो छोटी छोटी होती हैं। तो शॉर्ट बोन्स में आप देखिए कौन कौन सी होंगी। एक तो ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल्स का मतलब जो मध्य कर्ण में पाए जाने वाली 3 छोटी छोटी अस्थियां हैं प्यारे बच्चों, ये ईयर ओसिकल्स होती हैं 3 प्रकार की, जो कहाँ पाई जाती हैं? मध्य कर्ण में। कर्ण के यानी कान के 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। तो मध्य कर्ण में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। बाहर से अंदर का क्रम क्या है? ऐसे आपको याद रखना, मिस। सबसे बाहर है मेलियस, फिर इनकस और सबसे अंदर है स्टेपीज। अब स्टेपीज का नाम लिया तो आपको समझ में आया होगा, ये शरीर की सबसे सबसे छोटी अस्थि है स्टेपीज, जो मध्य कर्ण में पाई जाती है। अपने शरीर की सबसे छोटी अस्थियाँ कौन सी है? स्टेपीज, जो मध्य कर्ण में पाई जाती है। फिर शॉर्ट बोन्स के उदाहरण में प्यारे बच्चों कार्पल्स भी आ गए, कार्पल जॉइंट में, टार्सल्स भी आ गए। तो ये सभी शॉर्ट बोन्स हैं। ईयर ओसिकल्स जो 3 तरह की है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, कार्पल्स और टार्सल, ये सभी शॉर्ट बोन्स के उदाहरण हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों जो तीसरा प्रकार है इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर बोन्स का मतलब अनियमित अस्थियां। अनियमित अस्थियां कौन सी होती हैं? जो जिनकी संरचना नियमित नहीं होती, जो उबड़ खाबड़ होती है, जो समतल नहीं होती, उबड़ खाबड़ होती है, उनको हम बोलते हैं इर्रेगुलर बोन्स या अनियमित अस्थियां। जिनमें आपको देख लीजिए वर्टिब्रा, जितने भी कशेरुकाएँ हैं, सर्विकल कशेरुका, थोरेसिक कशेरुका, लंबार, सैक्रल, कोक्सिजियल वर्टिब्रा, ये सभी देख रहे हैं इनकी आकृति उबड़ खाबड़ सी होती है, इसलिए ये सभी क्या कहलाती हैं? इर्रेगुलर बोन्स। इसके बाद में आपको याद रखना है कि इर्रेगुलर बोन्स में जो ईयर ओसिकल्स हैं, जिनकी मैंने अभी चर्चा की, मध्य कर्ण में पाए जाने वाले मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ये शॉर्ट बोन्स भी हैं और इर्रेगुलर बोन्स भी हैं, क्योंकि इनकी आकृति भी इर्रेगुलर होती है। चौथा आपको याद होना चाहिए न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे हम कहते हैं ना लंग्स के इन्फ्लामेशन को न्यूमोनिया। न्यूमो शब्द कहाँ से आया? वायु से। जैसे घोड़ियों में तो खासकर एक बुरी हैबिट होती है जिसे वाइस बोलते हैं, न्यूमो वेजाइना, वो अपने वेजाइने में हवा को खींचती है। घोड़ियों में खासकर ये बैड हैबिट होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूमो वेजाइना। तो न्यूमो का अर्थ होता है वायु। तो लंग्स के इन्फ्लामेशन को भी न्यूमोनिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि वायु कोष कहाँ होते हैं? एरियली लंग्स में। इसलिए न्यूमो का अर्थ प्यारे बच्चों क्या लेना है? वायु। तो न्यूमोटिक बोन्स का मतलब हो गया वायुकोशीय अस्थियां, अर्थात ऐसी अस्थियां जिनमें वायुकोष पाए जाते हैं, वायु पाई जाती है, और वायुकोष पाए जाने के कारण वो हल्की होती है। अब बताइए वायुकोष किन हड्डियों में पाए जाएंगे? तो प्यारे बच्चों ह्यूमरस में, और वो भी किसकी ह्यूमरस में? पक्षियों की, बर्ड्स की। पक्षियों की ह्यूमरस में, या पक्षियों की ह्यूमरस किस प्रकार की अस्थि है? न्यूमेटिक बोन। क्योंकि पक्षियों की ह्यूमरस में वायुकोष पाए जाते हैं जिनके कारण ये हड्डियां हल्की होती हैं ताकि उनको उड़ने में आसानी होती है, क्योंकि पक्षियों को तो उड़ना पड़ेगा ना। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों 5वें नंबर की कौन सी हुई? विसरल बोन्स। विसरल का मतलब होता है अंगीय अस्थियां, अंग, अंदर के आंतरिक अंग।
अंदर के अंगों को बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स। तो विसरल बोन्स का मतलब ऐसी अस्थियां जो आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं, इनको हम बोलते हैं विसरल बोन्स। तो प्यारे बच्चों, ये 5 प्रकार की होती हैं, इनसे भी बहुत सवाल बनते हैं, आते हैं एग्जाम में। ये अंगीय अस्थियां 5 प्रकार की होती हैं। एक तो ओस पेनिस, और ओस का अर्थ हमेशा हड्डी होता है। ओस जैसे जो अपन ओस जो हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है, इसे हम बोलते हैं ओसीन प्रोटीन। तो ओस हमेशा किसके लिए आता है? हड्डियों के लिए। तो ओस पेनिस, पेनिस में पाई जाने वाली हड्डी, और ये किस में पाई जाती है प्यारे बच्चों? डॉग्स में। तो ओस पेनिस नामक विसरल बोन किस में पाई जाती है? डॉग में। फिर इसके बाद में ओस ऑप्टिकस, ओस का मतलब वही हड्डी, ऑप्टिकस का मतलब आँख। ये आँख में पाए जाने वाली हड्डी है, देखो, इसीलिए तो इसको बोल रहे हैं विसरल बोन्स। और ये आँख में पाई जाने वाली हड्डियाँ किस में पाई जाती हैं प्यारे बच्चों? बर्ड्स में, पक्षियों में। इसके बाद में ओस फ्रेनिक, ओस फ्रेनिक। और फ्रेनिक शब्द देते हैं प्यारे बच्चों डायफ्राम के लिए, जो गुंबदाकार संरचना मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको बताई, जो उदर गुहा और वक्ष गुहा को सेपरेट करने वाली मासल संरचना डायफ्राम, उसके लिए फ्रेनिक शब्द प्रयुक्त होता है। तो कभी कभी सवाल आता है डायफ्राम को शुद्ध रक्त सप्लाई देने वाली आर्टरी का नाम क्या है? तो वो आर्टरी भी उसी से है, फ्रेनिक आर्टरी। फ्रेनिक शब्द डायफ्राम के लिए दिया जाता है। तो डायफ्राम में पाए जाने वाली हड्डी ये किस में होती है प्यारे बच्चों? ऊंट में, केमल में। केमल के डायफ्राम में पाई जाती है ओस फ्रेनिक। इसके बाद में आपको याद रखना है ओस कार्डिस। और कार्डिस शब्द किसके लिए आता है प्यारे बच्चों? हृदय के लिए। कार्डियोलॉजी, हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। तो कार्डिस हृदय, ओस का मतलब हड्डी, हृदय में पाए जाने वाली हड्डी। और ये किस में होती है? सिर्फ बैल में, बैल में पाई जाती है। ये गाय में नहीं होती, बैल में होती है। तो ओस कार्डिस नामक जो विसरल बोन है किस में पाई जाती है? बैल के हृदय में। और अंतिम ओस रोस्ट्री। रोस्ट्री का मतलब है रोस्ट्रम, जिसे हम कहते हैं सुअर में स्नाउट। सुअर का जो स्नाउट है, जो थूथन है, जो आपने देखा होगा, ये किससे बनता है? अपर लिप्स से। कभी कभी ये भी आ जाता है एग्जाम में कि जो सुअर का जो स्नाउट है वो किससे बनता है? अपर लिप्स से और नोज से, नाक से। ऊपरी होठ और नाक, ये दोनों मिलकर एक ही संरचना बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्नाउट, पिग में थूथन। तो इसमें पाई जाती है। तो पिग के थूथन में या पिग के स्नाउट में पाए जाने वाली विसरल बोन कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, उसका जवाब है ओस रोस्ट्री। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार की विसरल बोन्स आपको याद रखना है। इसके बाद में सीसामाइड बोन्स, सीसामाइड बोन्स, और इनको अंग्रेजी में हम बोलते हैं, हिंदी में कंडरास्थी। कंडरास्थी, सीसामाइड बोन्स को कंडरास्थी क्यों बोलते हैं प्यारे बच्चों? कंडरा जो शब्द है ये हम बोलते हैं टेंडन को। टेंडन को हिंदी में बोलते हैं कंडरा, और लिगामेंट को हिंदी में बोलते हैं स्नायु। तो कंडरास्थी इसको इसीलिए बोलते हैं कि देखिए, टेंडन से बनने वाली अस्थि, इसका मतलब यही हुआ ना, कंडरा से बनने वाली अस्थि अर्थात टेंडन से बनने वाली अस्थि। तो टेंडन का क्या होता है? ओसिफिकेशन। और ओसिफिकेशन का अर्थ मैं बता दिया आपको। ओस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? हड्डी, यानी अस्थिकरण, हड्डीकरण। टेंडन का हड्डीकरण या टेंडन का ओसिफिकेशन अर्थात टेंडन का हड्डी के रूप में बन जाना क्या कहलाता है? सीसामाइड बोन। और इनके उदाहरण देखिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं वही बता देता हूँ जो शरीर की सबसे बड़ी सीसामाइड बोन है,
तो गाय भैंस भेड़ बकरियों में जंतुओं के शरीर में सबसे बड़ी जो सीसामाइड बोन है उसका उदाहरण पटेला, बहुत बार आ जाता है एग्जाम में, सबसे बड़ी सीसामाइड बोन पटेला। और सवाल ये भी आ जाता है इससे जुड़ा हुआ कि ये पटेला फिर कौन से जॉइंट पे पाई जाती है? स्टाइफल जॉइंट में। जब मैं जॉइंट्स वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, हड्डियों को, उपांगीय कंकाल पढ़ाऊंगा, अग्रपाद और पश्चपाद, तब और क्लियर हो जाएगा। स्टाइफल जॉइंट बनाने वाली अस्थियां कौन है? फीमर और नीचे टीबिया। ऊपर फीमर है, नीचे टीबिया है, और ये दोनों अस्थियां मिलकर बनाती स्टाइफल जॉइंट। और इसी स्टाइफल जॉइंट पे क्या स्थित होती है? एक पटेला नामक सीसामाइड बोन, जो शरीर की सबसे बड़ी सीसामाइड बोन है। इसके बाद में पीसीफोरम बोन, ये भी एक प्रकार की सीसामाइड बोन। अब आप सोचोगे पीसीफोरम बोन क्या है? प्यारे बच्चों, जब मैं आपको कार्पल्स पढ़ाऊंगा अग्रपाद में, जब कार्पल्स पढ़ाऊंगा, जो रेडियस अल्ना के बाद में कार्पल जॉइंट होता है, कार्पल्स होती हैं दो पंक्तियों में ऊपर और नीचे स्थित होती हैं, तो उनमें सबसे छोटी जो कार्पल बोन है, अग्रपाद की सबसे छोटी जो कार्पल बोन है, उसी कार्पल बोन को पीसीफोरम बोन के नाम से जाना जाता है। और प्यारे बच्चों, ये भी एक सीसामाइड बोन की श्रेणी में मानी गई है। तो याद रखना पीसीफोरम बोन है क्या, तो आप बता देना ये सबसे छोटी कार्पल बोन है, स्मॉलेस्ट कार्पल बोन है, और बता देना ये एक सीसामाइड बोन भी है। फिर आपको क्या याद रखना है? प्रोक्सिमल सीसामोइड बोन, और इसी का उल्टा डिस्टल सीसामाइड बोन, डिस्टल सीसामोइड बोन। मैं एनाटॉमी की शुरुआत करूंगा तो उस समय प्रोक्सिमल और डिस्टल का अर्थ भी बताऊंगा। जैसे डोर्सल का मतलब ऊपर, वेंट्रल का मतलब नीचे, लेटरल का मतलब बाहर की तरफ, मीडियल का मतलब अंदर की तरफ। वैसे प्रोक्सिमल का मतलब समीपस्थ, समीप, और डिस्टल का मतलब दूर, दूर स्थित को बोलते हैं डिस्टल, और पास में स्थित को बोलते हैं प्रोक्सिमल। तो प्रोक्सिमल सीसामाइड बोन और डिस्टल सीसामाइड बोन कहाँ पाई जाती है? मैं गाय भैंस में बता देता हूँ केस में, कि ये मान लीजिए फेलिंग्स हैं, ये 2 डिजिट्स होती हैं। गाय भैंस की हम बात करें तो 2 डिजिट्स हैं। आपने खुर देखा होगा, खुर में से 2 होते हैं, तो ये 2 डिजिट्स हैं, ये पहली डिजिट, ये दूसरी डिजिट, और प्रत्येक डिजिट में 3 फेलिंग्स होती हैं। प्रत्येक डिजिट में 3 फेलिंग्स होती हैं। ठीक है, ये जो जॉइंट है इसके ऊपर क्या है प्यारे बच्चों? इसके ऊपर है मेटाकार्पल, मेटाकार्पल है। फिर इसके बाद में क्या आ गया? और ये जो जॉइंट है वो जॉइंट कौन सा कहलाता है? फेटलॉक जॉइंट। फिर ये आगे वाला जॉइंट, ये वाला जॉइंट क्या कहलाता है? पेस्टर्न जॉइंट। फिर ये अंतिम जॉइंट नीचे नीचे क्या कहलाता है? कॉफिन जॉइंट। प्यारे बच्चों, ऐसे अंतिम 3 जॉइंट क्या है? फेटलॉक जॉइंट, पेस्टर्न जॉइंट और कॉफिन जॉइंट। मेटाकार्पल और पहली अंगुलास्थि, पहली फेलिंग्स के बीच में जो जॉइंट बनता है वो क्या कहलाता है? फेटलॉक जॉइंट। पहली फेलिंग्स और दूसरी फेलिंग्स के बीच में जो जॉइंट बनता है वो क्या कहलाता है? पेस्टर्न जॉइंट। दूसरी और तीसरी फेलिंग्स के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको बोलते हैं कॉफिन जॉइंट। तो प्रोक्सिमल सीसामाइड बोन कहाँ होती है प्यारे बच्चों? फेटलॉक जॉइंट पर। प्रोक्सिमल सीसामाइड बोन कहाँ होती है? फेटलॉक जॉइंट पर। और प्रत्येक पर क्या होती है? 2। ध्यान रखने वाली बात है, प्रत्येक जॉइंट पर कितनी सीसामाइड बोन होती हैं? 2। यहाँ पर 2। तो प्रोक्सिमल सीसामाइड बोन प्रत्येक जॉइंट पर कितनी होती हैं? 2। जबकि डिस्टल सीसामाइड बोन कॉफिन जॉइंट पर होती हैं, डिस्टल सीसामाइड बोन, और ये सिर्फ 1-1 होती हैं संख्या में। तो प्रोक्सिमल सीसामाइड बोन जॉइंट पर 2 होती हैं संख्या में, और डिस्टल सीसामाइड बोन संख्या में 1 होती हैं। और याद रखिए आपको कि प्रोक्सिमल सीसामाइड बोन की संख्या पूछा जाए तो बता दीजिए प्रत्येक जॉइंट पर क्या है? 2, और डिस्टल सीसामाइड बोन प्रत्येक पर 1। दूसरी चीज़, डिस्टल सीसामाइड बोन को नेविकुलर बोन के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम्स में कि नेविकुलर बोन्स क्या हैं?
नेविकुलर बोन्स कुछ नहीं है। नेविकुलर बोन्स ये कॉफिन जॉइंट पर पाए जाने वाली जो डिस्टल सीसामाइड बोन है, इन्हीं को हम बोलते हैं नेविकुलर बोन्स। तो आ गई समझ में। तो सीसामाइड बोन सबसे बड़ी पटेला जो स्टाइफल जॉइंट पर होती है, फिर सबसे छोटी जो कार्पल बोन है जिसे हम पीसीफोरम बोन बोलते हैं, वो भी एक सीसामाइड बोन है। प्रोक्सिमल सीसामाइड बोन फेटलॉक जॉइंट पर होती है, प्रत्येक 2 होती है। और डिस्टल सीसामाइड बोन कोफिन जॉइंट पर होती है और प्रत्येक जॉइंट पर सिर्फ 1 होती है। और इन डिस्टल सीसामाइड बोन्स को ही नेविकुलर बोन्स के नाम से जाना जाता है। तो आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे चलते हैं 7वें नंबर पे कि फिर आगे कौन सी अस्थि है। देखिए 7वें नंबर पर आ गया कॉम्पैक्ट बोन, और हिंदी में इसे बोलते हैं सघन अस्थि, कॉम्पैक्ट नेचर की। कॉम्पैक्ट बोन में क्या आ गया प्यारे बच्चों, जो लंबी हड्डियों का एपिफाइसिस है, जो लंबी हड्डियों का एपिफाइसिस है वही कॉम्पैक्ट बोन होती है। और 8वें नंबर पे जो मैं आपको बता रहा हूँ स्पॉन्जी बोन्स या स्पंजी बोन्स, और ये स्पंजी बोन लंबी हड्डियों का जो डायफाइसिस है वही स्पंजी बोन के नाम से जाना जाता है। तो कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन कोई अलग से बोन का एग्जाम्पल नहीं है। कॉम्पैक्ट बोन लंबी अस्थियों के एपिफाइसिस को बोलते हैं और स्पंजी बोन लंबी अस्थियों के डायफाइसिस को बोलते हैं। जो लंबी अस्थियों में सिर्फ एक ही डायफाइसिस होता है, जबकि एपिफाइसिस भी 2 होते हैं और मेटाफाइसिस भी 2 होते हैं लंबी अस्थि में। मैंने फिगर बना के बताया आपको। अंतिम एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ बोन्स में, हड्डियों के प्रकार में अंतिम प्रकार क्या है, फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स का मतलब समतल अस्थियाँ, समतल, जिनमें थोड़ी समतलता हो, जो प्लेन हो, उनको बोलते हैं फ्लैट बोन्स। और उनमें उदाहरण देख लीजिए प्यारे बच्चों, स्टर्नम, बताइए है कि नहीं है। और ये मुर्गे की सबसे लंबी अस्थि भी है स्टर्नम। और बताइए पसलियाँ, रिब्स भी है कि नहीं है, फ्लैट बोन्स, समतल। और ये रिब्स मैंने बताया संख्या में जितनी थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं उतनी ही जोड़ी रिब्स होती हैं। उनमें 8 जोड़ी तो एक्सटर्नल या फिक्स रिब्स होती हैं और बाकी जो बच गई वो फ्लोटिंग रिब्स हैं या फॉल्स रिब्स हैं। इसके बाद में क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स का मतलब जो कपाल में पाए जाने वाली अस्थियां हैं प्यारे बच्चों, जो अपना स्कल है, जो खोपड़ी है, इसको 2 भागों में बांटते हैं। मैं आराम से समझाऊंगा आगे। एक तो ये क्रेनियल बोन्स यानी इसकी कपाल की अस्थियां, क्रेनियल बोन्स को बोलते हैं कपालीय अस्थियां। फिर दूसरा फेस, चेहरा, तो इससे अपना सिर, खोपड़ी पूरी जो निर्माण हो गया, अपनी पूरी खोपड़ी, स्कल का निर्माण प्यारे बच्चों, स्कल का मतलब खोपड़ी, इसका निर्माण 2 तरह की हड्डियों से होता है। एक तो क्रेनियल बोन्स यानी कपाली अस्थियां, और दूसरा फेशियल बोन्स, चेहरे की अस्थियां। ये मैं अलग अलग बताऊंगा फिर क्रेनियल बोन्स में और फेशियल बोन्स में जब मैं पढ़ाऊंगा। क्रेनियल बोन्स में वही ऊपर फ्रंटल बोन, पीछे ऑक्सीपिटल बोन, साइडों में टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन, नीचे स्फीनोइड बोन, ये सारी की सारी स्कल बोन्स हैं, ये क्रेनियल बोन्स। तो फ्लैट बोन्स के एग्जाम्पल्स में स्टर्नम, रिब्स और क्रेनियल बोन्स आती हैं। तो ये हो गए अपने टाइप्स ऑफ बोन्स यानी हड्डियों के प्रकार। इसी प्रकार से एग्जाम में आते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि जंतुओं की सबसे लंबी अस्थि फीमर, मुर्गे की सबसे लंबी अस्थि स्टर्नम, लेकिन उपांगीय कंकाल की मुर्गे की सबसे लंबी अस्थि कौन है, तो टीबियोटार्सस। शॉर्ट बोन्स का एग्जाम्पल है या विसरल बोन का एग्जाम्पल है। ओस कार्डिस किस में पाई जाती है, ओस ऑप्टिकस किस में पाई जाती है, लंबी हड्डी का एपिफाइसिस किस प्रकार की अस्थि है, इस प्रकार से इरेगुलर बोन का उदाहरण है, फिर फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से सवाल भांति भांति के बनते हैं और आपको, मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया है आपको सबको याद होगा और कोई भी सवाल का जवाब आप गलत नहीं देंगे, सभी सवालों का जवाब एकदम सही देंगे। अब हम अगली क्लास में लेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।